Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. Today we will see the physiology and the how the your kidney and nephrons work. So first we see the structure of the kidney and then we see the nephron structure. So kidney are a pair of bean-shaped organs found in the lower back region and they are of 7 to 10 centimeter long and are over osmoregulatory and excretory organs means they balance the water and the other related nutrients in the body, and along with the ureter, bladder, and urethra, they make the whole urinary system. And the process we know the maturation is actually the process of urination. So the diagram shows the different two kidneys with ureter, bladder, sphincter, and urethra, and all these make the urinary system. Renal artery is the artery that brings blood with waste products to the kidney to be cleaned, and after the cleaning, they return to the heart through the renal vein. So renal artery and renal vein का इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर आपको किडनीज की और नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में आपको रीनल आर्टरी और रीनल वेन नजर आएंगी, तो हम हाँ जो है रीनल का सिस्टम किडनी का ऐसा है ना कि यहाँ पर प्योरिफिकेशन और यू कैन से द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि रीनल आर्टरी जो होती है वो ब्लड को किडनीज की तरफ लाती है, उनको क्लीन करके देन उस ब्लड को ब्रिंग बैक करती है टुवर्ड्स heart to spread all over the body. So after the blood is cleaned, it returns to the heart through the renal vein. Waste flow through the ureter as a urine to the bladder. जो waste material इस क्लीनिंग के प्रोसेस के दौरान, इस क्लेंजिंग के प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है वो ब्लैडर के अंदर यूरिन के फॉर्म में स्टोर होता जाता है, और वहां से जिस वक्त ब्लैडर फिल हो जाता है तो स्फिंक्टर को रिस्पॉन्स जाता है। स्फिंक्टर एक टाइप के मसल्स होते हैं जो ब्लैडर के एंड में यूरिथ्रा के साथ अटैच्ड होते हैं, जो कि रिलैक्स होते हैं, तो ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है और यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, अगर हम किडनी को डिवाइड करें टू पार्ट्स के अंदर, तो किडनी का जो आउटर पार्ट है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर पार्ट है उसको हम मेडुला कहते हैं। आउटर पार्ट जो है वो आपको किडनी की ओवरलाइंग में नजर आ रहा होता है, और मेडुला जो है वो पायरामिड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अरेंज हुए होते हैं किडनीज की इंटरनल साइड के ऊपर। जो नेफ्रॉन का पार्ट है जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यहाँ नेफ्रॉन का कुछ पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ पार्ट जो है मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो आउटर यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ किडनी देख रहे हैं कि ये जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, और ये जो पिरामिड से अरेंज हुए हुए हैं दैट इज कॉल्ड द मेडुला। और नेफ्रॉन जो होती है वो इन नेफ्रॉन्स का कुछ पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स के रीजन में आ रहा होता है, कुछ मेडुला के। और रीनल आर्टरी और रीनल वेन की जो हमने बात की है वो ये रीनल वेन है ब्लू कलर में, क्योंकि इसमें जो है वो ब्लड को ये लेके जा रही थी टुवर्ड्स हार्ट आफ्टर क्लीनिंग। और रीनल आर्टरी जो है ये रेड कलर में आपको नजर आ रही है, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनी फॉर क्लीनिंग पर्पस। ये आपको जो नीचे जो है वो ओपन सी एरिया नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड पेल्विस, और ये जो है वो फाइनली ब्लैडर के अंदर भेज रहा होता है वेस्ट मटेरियल को, वाटर विद along with the other waste material that is not required by the body. सो नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, और इसका कुछ पार्ट जैसे मैंने आपको बताया है कि कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और कुछ पार्ट जो है इसका मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिक एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो नेफ्रॉन ही के थ्रू हो रहा होता है। यहाँ पे हमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि ये जो लाइट पिंक कलर में और डार्क ब्राउन सा कलर है इसकी कॉर्टेक्स और मेडुला को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन मेडुला एंड सम इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। यहाँ पर हम इसको देखिए तो ये जो बारीक सी लाइन हमें यहाँ पे शो हो रही है ये इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट आउट कर रही है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो है वो मेडुला के अंदर है और कौन सा कॉर्टेक्स में। तो ये जो अपर पार्ट है दैट इज इन द कॉर्टेक्स, this consists of basically distal convoluted tubules, glomerulus, Bowman's capsule, and proximal convoluted tubule, while the part present in the medulla is consist of a loop of Henle circular collecting tubule and the aorta. This is another diagram of the nephron that the brown color shows the nephron while the red and blue color are the rich supply of the blood vessel that cover the nephron. ठीक है, ब्लू में आपको वेनस सप्लाई नजर आ रही थी और रेड के अंदर आपको आर्टीरियल सप्लाई नजर आ रही है। अगर हम नेफ्रॉन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है गुच्छे से बने हुए, तो इस तरह से ये प्रॉक्सिमल जो टुवर्ड्स
किडनी की तरफ होता है, डिस्टल जो दूर एक तरफ जा रहा होता है पार्ट, उसको हम डिस्टल कम्युनिकेटिव कह रहे हैं। अगर हम वुमेन्स कैप्सूल की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ से हम जो है वो फिल्ट्रेशन का या किडनी की फंक्शनिंग का या नेफ्रॉन की फंक्शनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रॉम दी वुमेन्स कैप्सूल। एंड वुमेन्स कैप्सूल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस। ये जो आपको दरमियान में स्ट्रक्चर नजर है दैट इज द ग्लोमेरुलस, और इसके साथ एफरेंट आर्टरियोल्स यानी कि जो कि किडनी की तरफ ब्लड को लेके आ रही हैं और लेके जा रही हैं। उसके साथ कुछ आपको सेलुलर अरेंजमेंट नजर आ रही है। ग्लोमेरुलस क्या चीज़ है? ये मैस ऑफ कैपिलरीज इनक्लोज्ड बाय द वुमेन्स कैप्सूल। देखें, ये मैस ऑफ कैपिलरीज इनक्लोज्ड बाय द वुमेन्स कैप्सूल ने जिसको कवर किया, ये मैस ऑफ कैपिलरीज को, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। And the efferent arterioles are the branch of renal artery that supplies glomerulus with the blood, and efferent arterioles take blood away from the glomerulus. ये ग्लोमेरुलस से लेके जा रही है, लेकिन है ये आर्टरी ही है, ऐसा नहीं है कि ये वेन है। उसको आपने वेन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। वेन वो होगी जो पूरे ब्लड को आफ्टर क्लीनिंग प्रोसेस दोबारा हार्ट की तरफ लेके जा रही होगी। मल्पिगियन बॉडी क्या होती है? द स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वुमेन्स कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस। इन दोनों को कंबाइन करके जब हम बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड मल्पिगियन बॉडी। एंड यहाँ पे क्या काम हो रहा होता है वुमेन्स कैप्सूल के अंदर? यहाँ पे बेसिकली तो फिल्ट्रेशन का, यानी कि वो प्रोसेस हो रहा होता है कि ब्लड जो है वो क्लीन हो रहा होता है, लेकिन इसको ड्राइविंग फोर्स किस तरह से ये क्लीन होता है, दैट इज ड्राइविंग फोर्स इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ होता है, एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट ने अपना ब्लड जो है किडनी की तरफ भेजा, तो वो प्रेशर से भेजा। जिस तरह से हम किसी भी पाइप को जब हम पाइप को आगे से, ये जो वाटर पाइप होता है जिसके थ्रू हम जो है वो पानी को पौधों को पानी दे रहे हैं, इधर उधर यूज करें, तो इस पाइप को अगर आप आगे से प्रेस करके दबाएं तो दैट प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। के जो वाटर जो है वो जिस तरह प्रेशर पुट कर रहा होता है, उसी तरह से ये जो ब्लड है वो प्रेशर पुट करता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो एंड जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं उनका जो डायमीटर होता है दैट इज लार्जर देन दैट ऑफ द एफरेंट आर्ट्रियोल्स, तो इसकी वजह से ये प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, the difference in the diameter between the two vessels raises the hydrostatic blood pressure। जैसे किसी एक जो है वो स्मॉल वेसल से लार्ज वेसल के अंदर जब ब्लड जा रहा हो तो प्रेशर डेवलप होता है, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड दिस कॉजेज ब्लड टू फिल्टर इनटू द वुमेन्स कैप्सूल, और इसी प्रेशर की वजह से जो है वो ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है वुमेन्स कैप्सूल के अंदर अंडर प्रेशर इन प्रोसेस कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो प्रोसेस है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहला रहा है। और जो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, जो यहाँ पे इस फिल्ट्रेशन की रीजन है, ये जो फिल्ट्रेशन करवा रही है वो फोर्स जो है वो ब्लड का प्रेशर है, और वो प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। एज ए रिजल्ट ओनली मॉलिक्यूल्स विद अ प्रेशर, जिस तरह छन्नी में से हम किसी चीज को स्टेनर में से गुजारते हैं तो वही चीज गुजरती है जो स्टेनर के होल्स से स्मॉलर साइज की होती है। सिमिलरली यही फिनोमेना यहाँ पे है कि यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स गुजरेंगे जिनका जो है रेजोनेंट मैस मेजरमेंट 68,000 जो है उससे कम होगी, वो यहाँ से फिल्टर आउट कर देंगे, और बाकी के जो इससे लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर ही पड़े रह जाएंगे, वो यहाँ से फिल्टर आउट होके वुमेन्स कैप्सूल से गुजर के नेफ्रॉन के नेक्स्ट पार्ट में नहीं जाएंगे, मतलब किडनी के अंदर आगे बाकी पार्ट्स में नहीं मूव करेंगे, यहीं से फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब लार्जर पार्ट जो है जो यहाँ पे नहीं फिल्टर हो सकते, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन हो सकते हैं, ब्लड सेल्स हो जाते हैं, तो ये ब्लड के अंदर ही रह जाएंगे। और जो स्मॉलर पार्ट्स हैं जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, यूरिया, ये सब फिल्टर होके नीचे आ जाएंगे, while the larger molecules like plasma protein and blood cell remains in the blood and exit the Malpighian body through the efferent arterioles के थ्रू यहाँ से ये वापस चले जाएंगे। The blood must pass several filtrating barriers before it can enter the capsule। अच्छा, जब ये डिस्टिंग ग्लोमेरुलस, हम वापस पिक्चर की तरफ जाते हैं पहले। ओके, यहाँ से आप देखें कि ये ग्लोमेरुलस
जो है यहाँ से, और वोमेंस कैप्सूल का तो ये हमने पढ़ लिया ना सारा, कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है वो चीज़ें कुछ यहाँ पे वापस चली गई इफेंट रेटियोल के थ्रू, और जो बाकी की चीज़ें जो यहाँ से गुजर गई हैं वो आगे कहाँ जाएंगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिड ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिड ट्यूब्यूल के अंदर अब क्या काम हो रहा होता है? दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इज लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। ये भी हमने देख लिया कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। इट इज सराउंडेड बाय मेनी कैपिलरीज that are very close to the walls. Approximately 80% of the glomerular filtrate is reabsorbed here through the selective reabsorption. अच्छा, जितनी जगह से भी किडनीज के डिफरेंट पार्ट्स से गुजरता जाएगा ब्लड, तो उस रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता जाएगा। मींस कुछ चीजें यहाँ से हमारे जो वेस्ट मटेरियल उसका पार्ट बनती जाएंगी, और कुछ चीजें वापस ब्लड का कंपोनेंट बन के वापस चली जाएंगी किडनी से, जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है, और उनका यहाँ पे हमारे लिए एक्सक्रीट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूर एक्सक्रीट होना बनता नहीं है, तो वो चीजें यहाँ से वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। तो 80 पर जितना हमारे पास यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिड ट्यूब्यूल के अंदर जो मटेरियल आया है उसका 80% जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है यहाँ से। ठीक है, cuboidal epithelial cells line the tubule walls and have many microvilli on their free surface which increases the surface area of the wall exposed to the filtrate। फिल्टरेट का और इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि फिल्टरेट का मतलब वो चीज़ है, वो लिक्विड है जो यहाँ से गुजर रहा है इस नेफ्रॉन के डिफरेंट कंपोनेंट्स से, और आगे जाता जा रहा है। दैट कंपोनेंट दैट इज गोइंग फॉरवर्ड इन दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड फिल्टरेट। ठीक है ना, और जो चीजें बाकी की जो फिल्टरेट से अदर होगा वो रीअब्सॉर्ब होके वापस ब्लड का कंपोनेंट बच जाएगा। तो यहाँ पर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जिन्होंने लाइन किया है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिड ट्यूब्यूल को, ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। मींस इनके अंदर बहुत सारे माइक्रोविलाई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ज्यादा हो रहा है और इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल इज 50 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिड ट्यूब्यूल का जो है वो टोटल सरफेस एरिया ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा मजीद क्लियर कर लेते हैं। देखिए, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, ये सब यहाँ पे यहाँ से गुजर गए, मतलब यहाँ के फिल्ट्रेट का कंपोनेंट बन गए हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिड ट्यूब्यूल के अंदर ये आएंगे, तो इनमें से 80% जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। कौन कौन सी चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं देख लें आप। ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा है, अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, पोटेशियम रीअब्सॉर्ब। रीअब्सॉर्ब का मतलब है कि ये यूरिन से वापस जा रही हैं चीजें, यूरिन का कंपोनेंट ये नहीं बनेंगी। कैल्शियम आयन या वाटर बहुत सारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो ये सब चीजें रीअब्सॉर्ब हो गई हैं यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस के थ्रू। लेकिन वाटर ज्यादा नीचे वाले हिस्से में रीअब्सॉर्ब होगा। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पोटेशियम और कैल्शियम आयन जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस का प्रोसेस था, यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ज्यादा हुआ है। फिल्ट्रेशन यहाँ पर मेजर कंपोनेंट था। अब अगर हम डिवाइड कर लें इस सारे नेफ्रॉन को, यहाँ पर मेजर कौन कौन से कंपोनेंट्स में कौन कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है या बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पर मेजर फिनोमिना फिल्ट्रेशन का है। अगर हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिड ट्यूब्यूल की बात करें तो यहाँ पर मेजर फिनोमिना रीअब्जॉर्प्शन का है। ठीक है, ये चीजों को आपने याद रखना है। There is a rich blood supply surrounding each nephron which is important for the reabsorption process. Obviously, जब हम कह रहे हैं कि reabsorption का मतलब ये है कि चीजें वापस ब्लड का कंपोनेंट बन रही है, तो reabsorb तभी होंगी ना अगर ब्लड सप्लाई, ब्लड की वेसल्स ने नेफ्रॉन को सराउंड किया होगा, तो वापस reabsorb होकर वो ब्लड का कंपोनेंट बनेंगी। तो जो ग्लोमेरुलर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिड ट्यूब्यूल है, इसको बहुत सारी ब्लड वेसल्स ने सराउंड किया होता है, इसको कवर किया होता है, तो इस वजह से जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिड ट्यूब्यूल से बहुत सारी चीजें रीअब्सॉर्ब होकर हमारे ब्लड का कंपोनेंट बन रही हैं। उनमें कौन है? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये प्रोसेस भी आपको बता दिया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब होते हैं। दिस सोल्यूट डिफ्यूज फ्रॉम द फिल्टरेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मैंने आपको बताया ना, जो यूरिन का कंपोनेंट चीजें बनती जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्टरेट। तो ये फिल्टरेट का कंपोनेंट नहीं बन रहे ग्लूकोज और अमीनो एसिड, और ये वापस ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं। This sets up a concentration gradient which is maintained as the reabsorbed solutes are carried away by the flowing blood. Other mineral ions are also actively reabsorbed the way glucose and amino acid के साथ बाकी ions भी reabsorb हो रहे हैं। As so many of the solute are removed, the filtrate becomes hypotonic. हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि वो
आप सिंपल सेंस में बात करें तो ये पतला होता जा रहा है, यानी कि इसमें से सोल्यूट जो है वो निकलता जा रहा है और ये पीछे सॉल्वेंट सिर्फ रहता जा रहा है। और सॉल्वेंट क्या चीज़ है? वाटर है। तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे चीज़ें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं, जो आइंस हैं, सोल्यूट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, डिफरेंट आइंस हैं, सब चीज़ें तो रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में वापस जा रही हैं। तो पीछे वाटर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। देन द सराउंडिंग ब्लड स्टिमुलेटिंग द वाटर टू मूव थ्रू द ऑस्मोसिस फ्रॉम फिल्ट्रेट टू द ब्लड। तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि जैसे-जैसे वो आगे मूव करेगा तो ये हाइपोटोनिक होने की वजह से और सराउंडेड ब्लड जो है वो हाइपरटोनिक हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ से वाटर मूव आउट होके ब्लड का कंपोनेंट बन जाएगा। दिस लीड्स टू फिल्ट्रेट एंड द ब्लड बीइंग आइसोटोनिक। जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर फिल्ट्रेट और ब्लड दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे, क्योंकि फिल्ट्रेट में से बहुत सारा वाटर रीअब्सॉर्ब होके वापस ब्लड का कंपोनेंट बन गया, तो दोनों की टोनिसिटी या कॉम्पोजिशन बराबर हो जाएगी। बाय द टाइम द फिल्ट्रेट रीचेस द एंड ऑफ द ट्यूब्यूल, जैसे ही वो एंड ऑफ द ट्यूब्यूल तक पहुंचेगा। हाउएवर सिंस यूरिया इज नॉट एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड, कंसंट्रेशन इन द फिल्ट्रेट इज मच हायर देन द ब्लड। क्यों? क्योंकि यूरिया जो है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये एक टॉक्सिक कंपोनेंट है, तो ये रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। ये वेस्ट मटेरियल का यूरिन का कंपोनेंट बनेगा, इसलिए इसकी क्वांटिटी फिल्ट्रेट में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द ब्लड। ठीक है, यहाँ तक अभी आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट जो है वो हम लूप ऑफ हेनले जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छी तरह से इसको समझना है। इन बातों को कोई चीज नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।